हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम क्या करने वाले हैं, नेशनलिज्म यूरोप का सेकेंड यूनिट करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग को पूरा अच्छे से डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। मैं आपको यूनिट फर्स्ट करा चुकी हूँ जहाँ पे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के बारे में पढ़ा, हमने नेपोलियन बोनापार्ट के रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा। होपफुली यू अंडरस्टैंड, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। और जिन्होंने नहीं वो वीडियो देखे हैं तो आप पहले की वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, चैप्टर्स को 6 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है और पूरे यूरोप को घुमाने की और कंडीशंस को समझाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर हमें हैब्सबर्ग एम्पायर को समझना है। क्लियर? देखें, मेकिंग द नेशनलिज्म यूरोप। अब हम देखें कि धीरे धीरे कैसे हम नेशनलिज्म के ऊपर बढ़ेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मिड 18th सेंचुरी तक यूरोप के अंदर ज़्यादातर जो कंट्रियां क्या हैं, वो ऑटोक्रेटिक मोनार्की हैं, राजाओं के अंडर हैं, निरंकुश राजाओं के अंदर, जिनमें बहुत ज़्यादा पावर है, अनलिमिटेड पावर है, जनता की बिल्कुल नहीं सुनते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। तो हमें वहाँ ये पूरे चैप्टर में खोजना है कि कैसे, कहाँ से ऑटोक्रेटिक मोनार्की से और नेशनलिज्म तक लोगों में भावना पैदा हुई और वो नेशन स्टेट उन्होंने बनाए। ठीक है, यहाँ पर हम हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पहले जब नेशन स्टेट नहीं थे तो क्या था, एम्पायर्स थी पहले। आज देखो नेशन स्टेट है, लाइक इंडिया एक नेशन स्टेट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, एंड एज अ सिटीजन वी रिस्पेक्ट देम एंड वट एवर लॉ दे मेक एंड इम्प्लीमेंटेड वी रिस्पेक्ट देम, वी फॉलो देम, हम उन्हें मानते हैं। लेकिन आप इस बात को समझो कि पहले तो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, तो क्या था, एम्पायर्स थी। और लोगों में आज भी बहुत डाइवर्सिटी है। इंडिया में आप देखो, जाति, धर्म, भाषा, हर तरीके से हम अलग अलग हैं, लेकिन समवेयर वी शेयर कॉमन कल्चर, वी ऑल आर कनेक्ट, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भले ही कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लेकिन पहले भी डाइवर्सिटी थी, लेकिन नेशन स्टेट तो नहीं थे। तो यहाँ पर हम आंसर को ढूंढेंगे, तो फिर लोग आपस में कैसे जुड़े हुए थे। देखें, देखो, मिड 18th सेंचुरी इन यूरोप देयर वाज नो नेशन स्टेट। प्लीज आप इस बात को दिमाग में बैठा लो अपने कि भैया मिड 18th सेंचुरी तक यानी 1750 तक क्या था, यूरोप के अंदर नेशन स्टेट थे ही नहीं, राष्ट्र राज्य थे ही नहीं, क्या था, एम्पायर्स। ठीक है, अब आप ये देखो, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचीज एंड कैंटोन्स। एक ही बात है कि पहले जैसे जर्मनी आज एक इंडिपेंडेंट इलेक्टेड नेशन स्टेट, चुनी हुई सरकारें वहाँ पर हैं। जर्मनी पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, रीजन्स में बटा हुआ था, और वहाँ पर क्या था, छोटे से राजा शासन करते थे छोटी छोटी ज़मीनों पर, ठीक है, उन जनताओं पर। तो वो उन्हें क्या कहते हैं, किंगडम, डचीज या फिर कैंटोन कहते हैं। साम्राज्य, एम्पायर अलग बात होती है, वो मैं अभी आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो यूरोप में जो जगहें थी ना, जैसे जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड, ये नेशन स्टेट नहीं थे तो क्या थे, ये थे किंगडम, डचीज और कैंटन। इतनी बात आपको समझ में बिल्कुल आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज अ शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। देखो भाई, हम रहते हैं इंडिया में या आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, डाइवर्सिटी होती है, पॉपुलेशन अलग अलग जाति धर्म से होती है, बट समवेयर दे शेयर कॉमन कल्चर, एक साथ एक भावना से जुड़े हुए होते हैं। हमारे माइंड में तमिल, तेलुगु, आप कुछ भी बोलो, है तो आप इंडियन, आपके दिमाग में आता है भारतीय। समझ में आया? तो उसी तरीके से यहाँ पर आप देखो कि दे डिड नॉट शेयर कॉमन कल्चर, लेकिन यूरोप में उस टाइम पर कॉमन कल्चर लोग आपस में शेयर नहीं करते। ठीक है, यानी एकता की भावना से नहीं जुड़े हुए हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। बार बार आपके दिमाग में क्वेश्चन टिक 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 करना चाहिए कि भैया अगर लोगों में इतनी डाइवर्सिटी है और इतनी ज़्यादा, ठीक है, अलग अलग जगहों पे रहते हैं, छोटे छोटे राजाओं ने उन्हें कंट्रोल कर रखा है, नेशन स्टेट है नहीं, तो फिर इतनी अलग अलग चीज़ें आपस में जुड़ कैसे सकती हैं, वो ढूंढना है। अभी तो जुड़ सकती हैं क्योंकि हम नेशन स्टेट के अंडर रहते हैं और अपनी गवर्नमेंट और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करते हैं ना। पहले कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, राजा है, तो वहाँ पे लोगों में जुड़ाव कैसे है जबकि वो कॉमन कल्चर आपस में शेयर नहीं करते। ठीक है, आगे देखो,
डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट एथनिक कल्चर है, यानी लोगों को अपने अपने ट्रेडिशन, अपने अपने कल्चर है, अपना अपना जिसका जैसा कल्चर है उसको फॉलो कर रहे हैं, दूसरे से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अब आप देखो डिफरेंट लैंग्वेजेस, सब अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं, कोई मतलब नहीं है दूसरे के बारे में कि भाई दूसरे की भाषा क्या है, किसी का किसी से कोई लगाव नहीं है, कोई भी जुड़ाव है नहीं। तो इतनी डाइवर्सिटी को एकता के सूत्र में बांधना उस टाइम पर बहुत चैलेंज है, वो हमें ढूंढना है। हैम्सबर्ग एम्पायर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी। जो ये हैम्सबर्ग एम्पायर है, ऑस्ट्रिया हंगरी इस जगह को कंट्रोल करती है, ठीक है, इस पे शासन करती है। फॉर एग्जांपल इट इंक्लूड, यहाँ पर कौन कौन सी हैम्सबर्ग एम्पायर में कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर वो कंट्रोल कर रहे हैं, एक एक नंबर में आ जाता है। एल्पाइन रीजन है, टायरोल है, ऑस्ट्रिया है, ठीक है, सुटेंडेंटलैंड है, और एज वेल एज बोहेमिया है। बोहेमिया, अल्पाइन रीजन, ऑस्ट्रिया, टायरोल, दीज ऑल आर प्लेसेस अंडर हैम्सबर्ग एम्पायर, यानी साम्राज्य के अंदर ये सारी जमीनें आती थीं, ठीक है। हैम्सबर्ग एम्पायर आपसे डायरेक्ट 5 नंबर में पूछ लेते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट और एक्सप्लेन और डिस्क्राइब हैम्सबर्ग एम्पायर, ठीक है। इफ देयर इज नो नेशन स्टेट टिल मिड सेंचुरी, तो व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या था यूरोप के अंदर, क्या चल रहा था, तो आपको हैम्सबर्ग एम्पायर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना है। लेकिन इसमें बीच में से आपसे पूछ लेते हैं कि इस जगह पे पर्टिकुलर ऑस्ट्रिया के अंदर, हंगरी के अंदर कौन सी भाषा बोली जा रही है, तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। सारा हम अच्छे से इसे पोस्टमार्टम करने वाले हैं और आपको हैम्सबर्ग एम्पायर समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि जब तक आप इमेजिनेशन नहीं करेंगे तब तक आपसे याद नहीं होगा। आप किताब को लेके बैठे रहो, देखते रहो, रट्टे मारते रहो, कुछ भी नहीं होगा। ना याद करना है ना रट्टे लगाने हैं। वी जस्ट एंटर इन इमेजिनेशन वर्ल्ड, कि हम उस जगह को महसूस करें कि वी आर पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, तब वो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। आया समझ में आपको? चलो भैया आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। वेयर द एरिस्टोक्रेसी वॉज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग, यानी ये जो सारी जगहें हैं यहाँ पर, चाहे बोहेमिया है, ऑस्ट्रिया, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ हैम्सबर्ग एम्पायर, एंड प्रीडोमिनेंटली ज्यादातर लोग क्या भाषा बोल रहे हैं, जर्मन भाषा बोल रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, तोड़ के याद करो भैया, आके ऐसे पूरा सीधा रट्टे मारोगे नहीं याद होने वाला। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस, माने जगहें ऑफ लम्बर्डी एंड विनीटिया। पूरे हैम्सबर्ग एम्पायर में लम्बर्डी और विनीटिया ये दो जगह हैं जहां पर क्या बोला जाता है, इटालियन भाषा बोली जाती है, ठीक है। क्या नाम है, लम्बर्डी और विनीटिया। कोई दिक्कत हो रही है? बड़ी सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। हंगरी ये भी हैम्सबर्ग एम्पायर का पार्ट है, ठीक है। इसकी आधी पॉपुलेशन तो बोलती है मैग्यार, ठीक है, और आधी पॉपुलेशन बोलती है डायलेक्ट्स, वेराइटी ऑफ डायलेक्ट्स, मतलब अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस। डायलेक्ट्स का मतलब होता है लोकल लैंग्वेजेस। समझो इस बात को कि हंगरी है, दिस इज द पार्ट ऑफ हैम्सबर्ग एम्पायर, इसमें जितनी भी पॉपुलेशन रहती होगी आधी तो मैग्यार भाषा बोलती है और आधी जो जनता है वो क्या बोलती है, वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स, मतलब अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस बोलती है, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आगे देखते हैं। गिलेशिया, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हैम्सबर्ग एम्पायर। गिलेशिया है, यहाँ पर जो एरिस्टोक्रेसी है, एरिस्टोक्रेसी क्या होता है, एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है रिच क्लास, ठीक है। आपके देश में भी एरिस्टोक्रेसी क्लास है ना, ठीक है। तो गिलेशिया दिस इज द पार्ट ऑफ हैम्सबर्ग एम्पायर, यहाँ एरिस्टोक्रेसी क्लास क्या लैंग्वेज बोलती है, पॉलिश। आपसे पेपर में तोड़कर अलग अलग पूछेंगे, फिर बच्चे को नहीं पता चलता कि हम तो 5 क्वेश्चन रट के आए थे, अब ये कहाँ से आ गया। बीच में से पूछते हैं, अगर आपने पूरे चैप्टर को इमेजिनेशन करा कि यूरोप के ये पार्ट है, ऐसा ऐसा हुआ था, फिर आपसे वो कोई भी मल्टीपल चॉइस पूछे, कोई केस स्टडी पूछे, रीजन असर्शन पूछे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी मैं अलग अलग आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी कि हाउ वी टैकल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो गिलेशिया में कौन सी भाषा बोली जाती है, पॉलिश भाषा बोली जाती है। यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिसाइड दिस 3 डोमिनेंट ग्रुप्स, मैंने ऊपर बता दिया ना आपको कि ज़्यादातर लोग जर्मन भाषा बोल रहे हैं, इटालियन भाषा लम्बर्डी और विनेटिया में बोली जाती है, हंगरी में क्या बोला जाता है, मैग्यार भाषा बोली जाती है, और आधी पॉपुलेशन रीजनल डायलेक्ट्स, अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस बोलते हैं। अब इन सबको छोड़कर आपको पता है आपके देश के अंदर
तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, मलयालम, गुजराती, हरियाणवी, हिंदी सब बोला जाता है। लेकिन बाउंड्रीज की सिचुएशन अलग हो जाती है ना, बाउंड्री पर भी कुछ राज्य होंगे, उनकी भी भाषाएं होंगी, ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। उसी तरीके से हैब्सबर्ग एम्पायर की बाउंड्रीज पे जो हैं वो एग्रीकल्चरिस्ट रहते हैं, वो क्या भाषा बोलते हैं, कौन सी जगह पर हैं, हमें वो सिचुएशन भी देखनी है। ठीक है, करो इमेजिनेशन। चलो भैया हैब्सबर्ग एम्पायर की बाउंड्री पे चल लेते हैं, क्या दिक्कत है, घूमना ही तो है, कहीं निकल जाओ। They are also live with the boundaries of the empire, यानी एम्पायर की बाउंड्रीज पे भी लोग रहते हैं। A mass of the subject peasants, ज्यादातर लोग क्या हैं, ज्यादातर लोग हैं फार्मर्स। ठीक है, ज्यादातर लोग जो हैब्सबर्ग एम्पायर की बाउंड्रीज पे रहते हैं वो क्या हैं, फार्मर्स, एग्रीकल्चरिस्ट, कल्टिवेटर्स। ठीक है, ये अगर आ जाए कि मजदूर हैं तो मजदूर ना टिक कर देना, कौन है, फार्मर्स। आगे चलते हैं, बोहेमियन एंड स्लोवाक्स, शांति से सुनो, बोहेमियंस एंड स्लोवाक्स टू द नॉर्थ, यानी हैब्सबर्ग एम्पायर की जो नॉर्थ वाली पार्ट होगा, नॉर्थ वाली जो बाउंड्री होगी, वहां बोहेमियंस और स्लोवाक्स रहते हैं। समझ आ गया, हैब्सबर्ग एम्पायर की जो नॉर्थ वाली बाउंड्री है उस पर कौन रहते हैं, सीमा पर, बोहेमियन एंड स्लोवाक्स। नाम नहीं बोल रही हूं, बाउंड्री बोल रही हूं। स्लोवेन्स इन द कार्नियोल, कार्नियोल। देखो प्लीज, नॉर्थ में कौन रहते हैं, बोहेमियंस एंड स्लोवाक्स। कार्नियोल जगह का नाम है, यहां पे रहते हैं स्लोवेन्स। ठीक है, आगे देखो, क्रोटास टू द साउथ, हैब्सबर्ग एम्पायर के साउथ बाउंड्री पे रहते हैं क्रोट्स। ठीक है, और रोमन्स कहाँ रहते हैं, ईस्ट इन द ट्रांसलेवियनिया, ट्रांसलेविनिया, इट मीन्स इस जगह पर रहते हैं, ईस्ट में रहते हैं, रोमन्स रहते हैं। ठीक है, द ओनली टाई बाइंडिंग। अब मेरी बात सुनो, अब तक आपके सर में दर्द हो चुका होगा, मैं पूरी आशा करती हूँ कि मैडम पता नहीं कौन कहाँ पर रहता है। थोड़ा सा आपको शांति से सोचना है, आप इमेजिनेशन करो कि एक बहुत बड़ी एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी उसके अंडर आते हैं, टेरॉयल उसके अंदर आता है, सुडेनलैंड उसके अंदर आता है। ठीक है, और जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो जर्मन भाषा बोल रहे हैं। मैग्यार भाषा कहाँ बोली जा रही है, लंबर्डी और विनेटिया में कौन सी भाषा बोली जा रही है, इटालियन बोली जा रही है। तो यानी पूरे एम्पायर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाएं बोली जा रही हैं, और सीमाओं पे रहते हैं फार्मर्स, यानी हैब्सबर्ग एम्पायर की जो बाउंड्रीज हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वहाँ पे रहते हैं फार्मर्स। तो आपको डाइवर्सिटी समझ आ रही है कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, अलग भाषाएं, अलग लोग और अलग उनके काम। ठीक है, तो एक दो बार जब हम इसको रीड करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब आप ये समझो कि इतनी मैडम डाइवर्सिटी थी, इतनी देर से घुमा रहे हो तो इस बात का तो जवाब दे दो कि इतनी बड़ी डाइवर्सिटी के लोग कैसे आपस में जुड़े हुए थे, नेशन स्टेट नहीं थे, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थे। रिमेंबर, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, द ओनली tie binding of diverse groups together was common allegation of emperor respect। उस टाइम पर कोई कहीं भी रह रहा था, बस उनके दिमाग में ये, कोई भी भाषा बोल रहे थे, कोई कल्चर फॉलो कर रहे थे, कोई काम वो कर रहे थे, बट उन सबको ये रहता था कि भैया हम इस एम्पायर के इस राजा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप इमेजिनेशन, आप बार बार भारत इसलिए बोलते हैं बिकॉज वी ऑल आर इंडियंस, जब तक हम उसे नहीं समझेंगे प्रैक्टिकली तब तक याद नहीं होगा। ठीक है, अब आप देखो मुगल एम्पायर थी, 400 सालों तक उन्होंने शासन किया, तो आप देखो बैठता राजा दिल्ली में था, एम्पायर, मुगल एम्पायर का राजा दिल्ली में बैठता था। लेकिन गुजरात हो, साउथ इंडिया के पार्ट्स हैं, दिल्ली है और बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, सारे ही राज्य क्या करते थे, अलग अलग जाति धर्म के लोग थे, लेकिन सारे के सारे मुगल एम्पायर जो दिल्ली में बैठा है, इस एम्पायर को चला रहा था, मुगल एम्पायर को, तो उसको क्या करते थे, रिस्पेक्ट करते थे ना, तो उसी की वजह से सब आपस में जुड़े रहते थे। प्लीज what we find out in this answer कि this is Habsburg Empire in
mid 18th century, and there is so much diversity between people about their culture, about their languages. ठीक है, लेकिन जब नेशन स्टेट नहीं है और जब इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है तो भैया आपस में इतनी डाइवर्सिटी के लोग कैसे जुड़े हुए हैं? सिर्फ एक ही आंसर है, दे ऑल आर बाइंडिंग विद रिस्पेक्ट ऑफ राजा, राजा से जुड़े हुए हैं कि भैया ये हमारा राजा है, बात खत्म। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये आता है बेटा 5 नंबर का क्वेश्चन है, और 1 नंबर के इसमें बहुत सारे छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, वो हमें कवर करने हैं। आप 1-2 बार इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जब भी आपके पास टाइम है। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, ठीक है, तो आप इसको 2-3 मिनट रख के देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको एम्पायर पढ़ाई कि पहले नेशन स्टेट नहीं थे, क्या था? एम्पायर्स थी। एग्जाम्पल बता दिया, जैसे कि हैब्सबर्ग एम्पायर। अब आपको बता रही हूँ कि यूरोप में जो जैसे हमारे देश में है क्लासेस है ना, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है और रिच क्लास, एरिस्टोक्रेसी क्लास भी है। तो यूरोप में कौन सी क्लासेस हैं, क्या फॉलो करते हैं, क्या उनका नेचर है? हैव अ लुक। एक सेकेंड, आप ये देखो एरिस्टोक्रेसी, अगर आपने वर्ड को समझ लिया ना तो फिर इस क्वेश्चन को 3 नंबर या 1 नंबर में पूछेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एरिस्टोक्रेसी को बस आप ये समझ लो, एरिस्टोक्रेसी माने रिच। ठीक है, जो रिच लोग होते हैं, यूरोप के जो रिच क्लास है उसको हम क्या कहते हैं? एरिस्टोक्रेसी क्लास। आप देख रहे कितनी अच्छी ड्रेसेस पहने हुए हैं, ठीक है, और आपको पता है जो अमीर लोग हैं वो वेल ड्रेसअप होते हैं, लग्जीरियस लाइफ वो जीते हैं, अच्छी ज़िंदगी वो जी रहे होते हैं, सारी चीज़ें उनके पास होती हैं। ऐसी बात नहीं है, मिडिल और लोअर क्लास भी अच्छी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, आपके मन में बस शांति होनी चाहिए। अब आप ये देखो, सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज डोमिनेंट क्लास ऑफ कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट क्या है? यूरोप। ठीक है, कि उस टाइम यूरोप में जो क्लास जो सबसे ज्यादा पावरफुल थी, ठीक है, डोमिनेंट क्लास कौन सी थी? वो थी एरिस्टोक्रेसी क्लास। अरे आप अपने देश में आ जाओ कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होते हैं? गरीब लोग होते हैं? नहीं, रिच लोग होते हैं। तो यूरोप के अंदर संख्या में कम है रिच लोग, लेकिन यूरोप की हर कंट्री के अंदर जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो डोमिनेंट क्लास है, वो क्या है? कौन सी क्लास है भैया? एरिस्टोक्रेसी क्लास है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? The members of this class were united by a common way of life. सीधी सी बात है कि एक जैसे अमीर लोग हैं तो एक जैसी लाइफ भी होगी। हमारे देश में जितने सारे लोग हैं उनके पास बड़े घर हैं, बड़ी गाड़ियां हैं और लग्जीरियस लाइफ वो जीते हैं। भैया गरीब वाली लाइफ थोड़ी जी सकते हैं, झुग्गियों में थोड़ी रह सकते हैं। एक मुझे अमीर दिखा दो, नहीं ना। तो दे फॉलो सेम वे ऑफ लाइफ, एक जैसा उनका कल्चर होता है। गरीब लोग हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड जगहों पे रहेंगे, लाइक झुग्गियों में, उनका वो कॉमन कल्चर होगा। ठीक है, सैनिटाइजेशन का इशू होगा, साफ सुथरे माहौल में नहीं रह सकते, या खाने का इशू होगा, माल प्रैक्टिस का इशू होगा, ठीक है, माल न्यूट्रिशन, सॉरी। तो वो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहती हूँ कि जो एरिस्टोक्रेसी क्लास है वो क्या है? एक जैसा कॉमन लाइफ वो फॉलो करते हैं, एक जैसा उनका स्टाइल है, लिविंग स्टाइल। दे ओन एस्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस। गरीबों को तो रहने की भी जगह नहीं है, आप सोचो, चाहे पुराना टाइम था और आज का टाइम है, ठीक। लेकिन जो रिच क्लास है यूरोप की, एरिस्टोक्रेसी क्लास, एस्टेट, कंट्री साइड में बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हैं, पूरे जमींदार हैं, ठीक है, और टाउन हाउसेस, शहरों में भी बड़े बड़े घर हैं उनके। सही है भैया। They spoke French for purposes of diplomacy and high society. आपके देश में जो एरिस्टोक्रेसी क्लास है, रिच क्लास है, कौन सी भाषा बोलती है? इंग्लिश। ठीक है, उनका प्रेफर, जो उनकी डिप्लोमेटिक जो लैंग्वेज है वो क्या है? इंग्लिश है। हर जगह पर वो इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि जो यूरोप के रिच क्लास है, जो एरिस्टोक्रेसी क्लास है, वो अपने डिप्लोमेसी के लिए, कामकाज के लिए, ऑफिशियल पर्पस के लिए क्या भाषा बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। प्लीज, 1 नंबर में आता है एरिस्टोक्रेसी जो क्लास है यूरोप के अंदर, वो कौन सी भाषा ज़्यादा बोलती है? तो फ्रेंच भाषा बोलती है। ठीक है। Their family were often connected by the tie of marriage.
भैया रईस का बेटा रईस शादी करेगा रईस से, तो ये तो कॉमन सी बात है। क्या याद करना है इसके अंदर, है ना, कि जितने जो एरिस्टोक्रेसी क्लास हैं दे टाई विद मैरिज, एक दूसरे से शादियां करते थे। जो रिच क्लास का है, जो राजा है, वो किसी नौकर से थोड़ी शादी कर लेगा। रेयर कोई केस होते हैं, लव स्टोरीज होती हैं, आपको दिखाया जाता है और आप फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते हैं कि ऐसा भी होता है, रेयर रेयर, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्लासेस जो केसेस हैं हमको वो स्टडी कर रहे हैं कि जो एरिस्टोक्रेसी क्लास हैं उनमें चाहे वो अलग अलग देशों में रह रहे हैं, वो आपस में क्या करते हैं, आपस में शादियां करते हैं, तो उनका जो रिच क्लास है वो बढ़ेगा, एक्सपेंड होगा, ठीक है। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली स्मॉल। आपके देश में रईस ज्यादा है या गरीब ज्यादा है, आंसर अपने आप मिल जाएगा। कंपेयर करते चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कहीं पर भी फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न सिविलाइजेशंस कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड, जो रईस होते हैं ना वो इतने सही नंबर में होते हैं, स्मॉल नंबर में, और जो गरीब होते हैं ना वो इतनी बड़ी मात्रा में होते हैं। वो और बात है कि बहुत सारे रीजन है, वो आपको सिविक्स में पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आप देखो जो एरिस्टोक्रेसी क्लास है नंबर में स्मॉल है, आपस में कैसे ये फैमिलियां जुड़ी हुई हैं, शादी करते हैं, इनके बच्चों की आपस में, रईसों की आपस में शादी होती है एरिस्टोक्रेसी क्लास की। और जो उनका ऑफिशियल पर्पस है डिप्लोमेसी के लिए, कौन सी भाषा बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। इनके पास बहुत बड़े एस्टेट, बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं कंट्री साइड, पूरी कंट्री में, और बड़े बड़े इनके पास घर हैं, ठीक है। और क्या है बेटा, ये जो क्लास है ये एक जैसी लाइफ, एक जैसा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है इनका, जीते हैं, और सोशली और पॉलिटिकली ये पूरे यूरोप को डोमिनेट करते हैं, इस कॉन्टिनेंट को, यानी पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, एरिस्टोक्रेसी क्लास। तो अगर पेपर में एरिस्टोक्रेसी आया तो कर लेंगे, है कोई दिक्कत है तो बताओ। होपफुली आपको नहीं होगी, बहुत सिंपल सी बात है, अपने आप को लगा के देख लेना, मैं रईस यूरोप के अंदर, ठीक है, रईसों में ही शादी करता हूँ, संख्या में कम हूँ, फ्रेंच भाषा बोलता हूँ, ये दो तीन बातें हैं, क्या दिक्कत है। चलो आगे चलते हैं। ओके, रईस तो होगा ही होगा, तो साथ में गरीब भी होंगे, आपकी कंट्री में भी हैं। रिच क्लास अलग, और जो आपका लोअर क्लास है उसमें दो कैटेगरी हाईलाइटेड होती हैं, या तो वर्कर क्लास होता है और या फिर क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, वो होता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखो यूरोप का जो ये सेकेंड क्लास है ये है पुअर क्लास, और इसमें इंक्लूड कौन होते हैं, इसमें होते हैं पिजेंट्री क्लास, फार्मर्स, ठीक है। देखो देखो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन मेड अप ऑफ द पिजेंट्री, यानी यूरोप में जो रईस लोग हैं वो नंबर में कम है, और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन यूरोप में ज्यादातर कंट्रियों में, ठीक है, कौन है, फार्मर्स हैं। कौन है, फार्मर्स, याद रहेगा ना। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड। अभी आप यूरोप को ना, यूरोप आप सोचो, आप यूरोप में अपने कमरे में जहां बैठे होंगे आप, उसको आप डिवाइड कर लो, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, क्लियर है। आप जब इमेजिनेशन करेंगे तब दिमाग में जाएगा कि यूरोप का जो वेस्ट वाला पार्ट है, ठीक है, द बल्क मतलब बहुत ज्यादा जमीन, बल्क ऑफ द लैंड वॉज फार्म्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स, यानी या तो ऐसे किसान जिनके पास स्मॉल ओनर्स, छोटी जमीनें हैं, या टेनेंट्स हैं। टेनेंट्स कौन होते हैं, किराएदार, ठीक है, जो किराए पर जमीन लेकर बड़े बड़े जो लैंड ओनर्स होते हैं उनसे फिर काम करते हैं। आया, यूरोप का जो वेस्ट वाला पार्ट है वहां पर कैसे किसान हैं, बड़े किसान नहीं है, या तो वहाँ छोटे किसान हैं, छोटी अपनी ज़मीनें हैं उनको कल्टीवेट करते हैं, या फिर जिनके पास ज़मीनें हैं ही नहीं और वो क्या करते हैं, लैंड ओनर्स से, जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते हैं उनसे ज़मीन लेते हैं और एज अ टेनेंट दे कल्टीवेट लैंड। तो वेस्ट यूरोप के अंदर या तो टेनेंट्स हैं और या फिर कौन है, स्मॉल ओनर्स हैं, ठीक है। वाइल द ईस्टर्न और सेंट्रल, ठीक है, आप ये यूरोप ले लो और यूरोप का सेंटर वाला पार्ट और ईस्टर्न वाला पार्ट, ठीक है, सेंटर वाला पार्ट और ईस्टर्न वाला पार्ट, इसके अंदर कौन रहते हैं, देखो जरा कौन रहते हैं। लैंड होल्डिंग वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय द वास्ट स्टेट विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्फ्स। अब भैया सर्फ क्या होते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बंधुआ किसान, आया समझ में। जो बड़े लैंड ओनर्स की ज़मीन पर काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं,
किसान, ठीक है, और वो दूसरे की ज़मीन पे काम कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर लो कि जो यूरोप का वेस्ट वाला पार्ट है वहाँ पर टेनेंट्स हैं, किराए पर ज़मीन लेकर या तो काम करते हैं, और या कौन है, या वहाँ पर हैं स्मॉल ओनर्स जिनके पास छोटी अपनी ज़मीनें हैं, वो खेती करते हैं। लेकिन यूरोप का जो ईस्ट वाला पार्ट है और जो सेंटर वाला पार्ट है, यहाँ पर जो कंट्री आती होंगी या यहाँ पर जो प्लेसेस आते होंगे, वहाँ पर जो लैंड को कल्टीवेट करते हैं वो करते हैं सर्फ्स करते हैं। कौन करता है? सर्व्स करते हैं। तो क्लियर हुआ। एक मैंने आपको एरिस्टोक्रेसी क्लास बताई जो रिच क्लास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने आसपास रिच देखो तब भी लिख लोगे, ठीक है। और दूसरी क्लास मैंने बताई कि यूरोप में जो ज्यादातर पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन करती है खेती का काम, ठीक। अब आपको लेके चलते हैं जो सबसे बेस्ट क्लास मुझे लगती है, प्लीज़ दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी क्लास का अपने व्यूज़ होते हैं, स्टैंडर्ड होता है, उनका भी कंट्रीब्यूशन होता है समाज के डेवलपमेंट में, और जो लोअर क्लास है उसका भी कंट्रीब्यूशन समाज के अंदर पूरा होता है। और एक होती है मिडिल क्लास, रिच, मिडिल एंड लोअर। वाई आई सपोर्ट दिस क्लास, ये होता है मिड क्लास। जस्ट 1 सेकेंड, जो ये मिड क्लास होता है ना, ये आप किसी भी इस इतिहास के किसी पार्ट को उठा के देख लेना, किसी भी कहीं नेशन स्टेट बने, नेशनलिज्म आया, क्रांतियां हुई, तो सबसे बड़ा योगदान कंट्रीब्यूशन होता है मिडिल क्लास का। यूरोप में जो नेशन स्टेट बने उनमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मिडिल क्लास का है। अभी मिडिल क्लास क्या, एरिस्टोक्रेसी क्लास आपको पता है, रिच क्लास है, लग्जीरियस लाइफ को जीते हैं। लोअर क्लास मैंने बता दिया, फार्मर्स हैं, एज अ सर्फ वो काम कर रहे हैं या एज अ टेनेंट्स काम कर रहे हैं, किराए पे ज़मीन लेके काम कर रहे हैं। अभी मिडिल क्लास को पढ़ना है, 3 नंबर का अलग से क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो मिडिल क्लास है ये कहाँ से आई, क्या काम करते हैं, क्या इसके एग्जाम्पल है। हैव अ लुक। Western and the part of the Central Europe, the growth of the industrial production and trade meant the growth of town। इतनी मतलब इम्पोर्टेंट बात है ना, और बच्चे इस चीज़ को भूल जाते हैं। देखो, पहले गांव थे, पहले गांव ही थे, पहले आप ये इमेजिनेशन करो। बट जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोडक्शन की डिमांड, चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, चाहे वो खाना है या और चीज़ें हैं। और जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन घटा या बढ़ा? ऑफ कोर्स बढ़ा। और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है, नई फैक्ट्रियाँ लगेंगी, ठीक है, तो उसके आसपास जो गांव के लोग हैं वो काम की तलाश में आ जाते हैं, जॉब्स की तलाश में आ जाते हैं। तो दिस इज द वे न्यू सिटी डेवलप्ड। रिमेंबर, व्हेन न्यू प्रोडक्शन डिमांड इंक्रीज, so factories and machinery establish, and village people और जो रूरल पीपल है, दे माइग्रेट इन दैट प्लेसेस टू फाइंड आउट जॉब्स एंड दे लीव अराउंड दैट फैक्ट्री एंड द प्रोडक्शन हाउस, उसके चारों तरफ रहने लगते हैं और इस तरीके से बन जाते हैं शहर। समझ में? अचानक से थोड़ी होता है कि आप रात को सो रहे थे गांव के अंदर, दिन में अनाउंस हो गया जी ये शहर बन गया, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो प्लीज, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन दैट टाइम पीरियड लिव इन विलेजेस, ठीक है। And how urban areas and towns developed, whenever production demand high, that time period जो land owners होते हैं वही बड़ी बड़ी ज़मीनों पे क्या करते हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं with the help of factories, with the help of workers and with the help of what, मशीनरी। ये सारी चीज़ें उन्हें चाहिए होती है प्रोडक्शन के लिए। तो उनमें मैंने आपको वर्क फोर्स बता दिया। ये वर्क फोर्स कहाँ से आता है? गाँव से आता है। दोज डू नॉट हैव लैंड, वो ज़बरदस्ती क्या कर रहे हैं, एज अ सर्फडम काम कर रहे हैं, बंधुआ किसान की तरह काम कर रहे हैं, ये किराए पे लेकर ज़मीन कर रहे हैं, उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा। एंड व्हेन दे लिसन दिस न्यूज़ ना, अरे भाई अभी एक जगह पे ना काम खुला है, नया नया प्रोडक्शन की ज़रूरत है, तो जो गाँव के लोग होते हैं, विलेज पीपल, दे माइग्रेट इन दैट प्लेस वेयर प्रोडक्शन इंक्रीज, जहाँ बढ़ रहा होता है, एंड दे लीव अराउंड दैट प्लेस, और उस जगह को आप क्या कहने लगते हैं, शहर। आपको पता चला कि शहर किससे बनते हैं, प्रोडक्शन की डिमांड से, ठीक है। तो आपको पता चला नए नए वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में और सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप में नए नए क्या बनने लगे, शहर बनने लगे। और शहर बनने लगे तो क्या हुआ, कमर्शियल क्लास, ये मिडिल क्लास पैदा हो गई भाई, रातों रात नहीं हुई है। देखो, जब यही मजदूर और किसान फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, अर्निंग हो रही है, पैसा आ रहा है, तो वो पढ़ भी रहे हैं, शिक्षा भी ले रहे हैं, और जब पढ़ लिखने लगते हैं
उनकी जो माइंड है वो डेवलप होने लगता है, फिर वो थिंकिंग करने लगते हैं। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से शहर बन गए, शहरों की वजह से लोगों में क्या हुआ, यहाँ के काम करा उन्होंने, अर्निंग बढ़ी, और अर्निंग बढ़ी तो उन्होंने एजुकेशन भी ले लिया, और तो एजुकेटेड क्लास को ही कमर्शियल क्लास और मिडिल क्लास कहते हैं। तो मार्केटिंग की वजह से, प्रोडक्शन की वजह से शहर बनते हैं, और प्लस में क्या पैदा होता है, कमर्शियल क्लास, मिडिल क्लास। दे वर हाईली एजुकेटेड एंड दे थिंक लॉट कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। यही वो क्लास है। भैया देखो, किसान मजदूरों को कमाने से मतलब होता है कि वो अपने खेतों में गए, कमाया खाया, हार्ड वर्क, फिजिकल वर्क कर रहे होते हैं, तो उतना ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं है। ठीक है, एक्सप्लॉइट हो रहे होते हैं, महसूस होता है, लेकिन क्रांति के बारे में नहीं सोच पाते हैं। जो पढ़ा लिखा बंदा होता है ना, उसका दिमाग चलता रहता है, यार मैं इतना काम कर रहा हूँ, पैसे मुझे इतने मिल रहे हैं, ये तो गलत है, इतना ज़्यादा टैक्स, उसका दिमाग चलता है, वो क्रिटिकल थिंकिंग कर सकता है। तो जी मिडिल क्लास है ना, इसने क्या किया, ये जो मिडिल क्लास है ये बिल्कुल खिलाफ किसके हो गई, मिडिल क्लास रेज देयर वॉइस अगेंस्ट ऑटोक्रेटिक अनलिमिटेड पावर ऑफ मोनार्क। राजाओं के ये खिलाफ हो गए, एंड दे बिलीव कि देयर इज नो नीड टू क्रिएट प्रिविलेजेस बाय बर्थ। किसी को जन्म से अधिकार नहीं होना चाहिए, किसका, प्रिविलेजेस, अधिकार, कि भैया राजा का बेटा है, इसको राजा, चाहे उसमें कैपेबिलिटी है या नहीं है, इसे गद्दी पे बैठा दो। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। तो मिडिल क्लास कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी डिवाइड प्रॉफिट, एंड दे क्रिटिसाइज कि ऑल द प्रिविलेजेस इन हैंड ऑफ अपर क्लास, एरिस्टोक्रेसी क्लास, बाय बर्थ की सारे प्रिविलेजेस इन्हें दिए जाएंगे। इस बात के वो बिल्कुल खिलाफ होते हैं। दे बिलीव इक्वालिटी बिफोर लॉ, दे बिलीव इलेक्टेड गवर्नमेंट। आगे मैं आपको पूरा कराने वाली हूँ। होपफुली यू अंडरस्टैंड कि मिडिल क्लास क्या होता है। मिडिल क्लास ऐसा एजुकेटेड क्लास, और ये कैसे एमर्ज हुई, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा, जैसे जैसे मार्केट बढ़ी, ठीक है, वैसे वैसे क्या हुआ, किस चीज़ का लोग बढ़े, मिडिल क्लास के लोग बढ़ने लगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप आगे देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century, but in the France and the part of the Germany state is occurred only during the 19th century। मैं आपको ये कह रही हूँ पॉपुलेशन यूरोप में बढ़ी, मैं आपसे ये भी कह रही हूँ कि प्रोडक्शन बढ़ा, फैक्ट्रियाँ लगी, लेकिन रातों रात तो ये काम नहीं होता। पहले एक कंट्री ने, एक रीजन ने, एक प्लेस पे ये डेवलप हुआ होगा, ये मशीनरी, ये फैक्ट्रियाँ, ये मजदूर, फिर दूसरी कंट्रियाँ इंस्पायर होती हैं, और फिर धीरे धीरे यूरोप में एजुकेशन, यूरोप में मशीनरी पहले आया, और बाहर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भारत में नहीं आया, ठीक है, और जो भारत में मशीनरी है वो मैं आपको प्रिंट कल्चर में बताऊंगी। ये तो वहाँ यहाँ पर जो रीडिंग का या पेपर का स्टाइल है वो सारा बाद में आया है। तो कहीं ना कहीं तो पहले शुरुआत होती होगी ना, या पूरे विश्व में हर चीज़ एक साथ ही हुई होगी, खेती हुई तो हर जगह हो गई है ना, या अर्ली मैन से ये सिविलाइजेशन बनी तो एक साथ बन गई, नहीं, धीरे धीरे अलग अलग जगहों पे होता है। तो वो ये कह रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री अगर सबसे पहले कहीं आई, एक नंबर में आता है, तो आई इंग्लैंड के अंदर। कहाँ आई, इंग्लैंड में आई। उसके बाद सेकेंड हाफ सेंचुरी, 8th सेंचुरी में, यहाँ तक सेकेंड हाफ 8th सेंचुरी का मतलब हुआ, फिर वही 1750s में क्या हुआ बेटा, इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया। एक नंबर का क्वेश्चन। लेकिन उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, जर्मनी में और फ्रांस में ये हुआ है 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी माने लगभग 1800 के करीब जाके क्या हुआ है, यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है। क्या कह रही हूँ मैं आपसे, मैं ये कह रही हूँ कि अगर पूरे विश्व में सबसे पहले इंडस्ट्री कहीं लगी हैं तो वो लगी इंग्लैंड में, और उसके बाद फ्रांस या जर्मनी, ये यहाँ पर जा पहुँचते पहुँचते टाइम हो गया 1800, यहाँ 1750s में, 50 सालों का अंतर है, इस बात को ध्यान रख लेना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड द प्रोफेशनल्स। ध्यान से इस बात को समझो कि जो मिडिल क्लास है उसमें कौन होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, प्रोडक्शन जो का काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल में डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर सब आ जाते हैं। तो सब पढ़े लिखे हैं ना, चाहे प्रोफेशनल्स हैं, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन है। एक नंबर में आता है कि एग्जाम्पल बता दो कि मिडिल क्लास में कौन आता है, पुअर मत लिख देना, फार्मर्स मत लिख देना, ठीक है, या राजा लिख दो, अपनी मर्जी से जो दिमाग में आया वो लिख दिया, नहीं, मिडिल क्लास एक दिमाग लगा दो, एजुकेटेड, मिडिल क्लास इज इक्वल टू एजुकेटेड क्लास, पढ़े लिखे लोग, ठीक है, पैसा कमा रहे होते हैं, समझ होती है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स, क्लियर। लास्ट लाइन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि दे वांटेड नेशनलिज्म, यूनिटी,
ठीक है। एंड द अबॉलिशन, यहाँ कट हो गया, अबॉलिशन ऑफ मोनार्की सिस्टम, प्रिविलेजेस बाय बर्थ, दे वांट टू अबॉलिश व्हाट, प्रिविलेजेस बाय बर्थ, जन्म से किसी को कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए, एक ये अबॉलिश करना चाहते हैं, इसको खत्म करना चाहते हैं। और दूसरा क्या खत्म करना चाहते हैं, एक तो प्रिविलेजेस को खत्म करना चाहते हैं और एक मोनार्की सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं। और चाहते क्या हैं, इक्वालिटी चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं फॉर ऑल। क्लियर, इतनी बात समझ में आई आपको? आगे चलते हैं। हमने क्या क्या कर लिया, हमने हैब्सबर्ग एम्पायर करा, एरिस्टोक्रेसी क्लास करा, हमने पढ़ा मिडिल क्लास, और हमने पढ़ा पेजेंट्री क्लास, फार्मर्स के बारे में। दीज ऑल आर इन यूरोप। अच्छा, आपको अब लग रहा होगा मैडम कहाँ, अभी आप फेड्रिक सॉरियो के बारे में बोल रहे थे, सबसे पहले पिक्चर, फिर आप फ्रांस में चले गए, रेवोल्यूशनरीज के बारे में, नेपोलियन बोनापार्ट। अब आपने किसके बारे में बता दिया, रिच क्लास के बारे में, एरिस्टोक्रेसी क्लास, हाँ, और किसानों के बारे में बता दिया, मिडिल क्लास कौन होती है वो बता दिया कि पढ़े लिखे लोग होते हैं और कैसे आवाज़ उठाते हैं अन्याय के खिलाफ, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको आगे ले चलूँगी कंजर्वेटिव्स पे। तो देयर इज़ नो नीड टू क्रिएट डिस्टर्बेंस इन योर माइंड कि कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। देखो बेटा, एक देश के अंदर या एक कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। आप इंडिया में ले लो, एक टाइम पे आप न्यूज़ खोल लो, एक दिन में एक ही काम होता है, नहीं, नेचुरल डिजास्टर आप फेस कर सकते हैं, कहीं कोई फंक्शन हो सकता है, कोई कोलैबोरेशन हो सकता है, कोई इंडस्ट्री ओपन हो सकती है। तो आपके देश में क्या क्या स्थिति बनी, ये तो एक देश के बारे में, और ये पूरा चैप्टर तो कॉन्टिनेंट के बारे में है, पूरे यूरोप के बारे में। तो आपको क्या लगता है किसी एक टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा? नहीं, चेन ऑफ टॉपिक्स है, वन बाय वन हमको अलग अलग तोड़ तोड़ के पढ़ना है। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। कंजर्वेटिव पढ़ाऊं तो फोकस करना है कंजर्वेटिव कौन होते हैं, लिबरल पढ़ाऊं तो फोकस करना है लिबरल कौन होते हैं, अलग 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 माइंड है, सारी चीज़ें आप पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स हैं, आपका ब्रेन ज़्यादा चलता है, यंग एज के अंदर है। क्लियर, क्या कहना चाहती हूँ? अब आपको लेके चलते हैं कंजर्वेटिव्स पे कौन होते हैं और लिबरल्स कौन होते हैं। अच्छा, अब मैं ना आपको एक बार तो लिबरल्स बताऊंगी और लिबरल्स के सारे फीचर। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बाय माइंड बाय थिंकिंग, आप लिबरल हैं या आप कंजर्वेटिव हैं, ठीक है? चलो, अब आप आ जाओ लिबरल्स। द टर्म लिबरलिज्म ड्राइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज लिबर। लिबरलिज्म इंग्लिश का वर्ड नहीं है, लैटिन लैंग्वेज का है, लिबर वर्ड से निकला है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फ्री। लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, फ्री होता है। क्लियर हो गया? लिबरलिज्म, दिस वर्ड कम फ्रॉम, ड्राइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज वर्ड लिबर मीन्स फ्री, यानी आज़ाद सोच रखने वाले। as someone as liberal, तो definitely they believe in freedom, they believe in equality. क्लियर? अब आप बाकी तो ये हम चेन में करेक्टर पूरे पढ़ेंगे। माइंड सेट कर लो कि अगर आपसे पूछें एक्सप्लेन फीचर ऑफ लिबरलिज्म, ठीक है, हु वर लिबरल्स, आपसे 3 नंबर में 1 नंबर में पूछ रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि लिबरल्स दोज वर बिलीव इन इक्वालिटी बिफोर लॉ, दोज बिलीव, ठीक है, फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, हर किसी के लिए स्वतंत्रता चाहते हैं, हर किसी के लिए इक्वालिटी चाहते हैं, वो लोग होते हैं लिबरल। दोज बिलीव इन इलेक्टेड गवर्नमेंट बाय कंसेंट, जो ऐसी सरकारें चाहते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन सहमति से चुने, ये नहीं कि राजा का बेटा राजा बन जाए, नहीं, ठीक है। तो लिबरल इलेक्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते हैं, चुनी हुई सरकारें चाहते हैं, लिबरल इक्वालिटी चाहते हैं, लिबरल फ्रीडम चाहते हैं, और वो प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये नहीं है कि राजा जब चाहे किसी की भी प्रॉपर्टी छीन ले, नहीं। तो सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी राइट भी होना चाहिए। ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो लिबरल। अब तक आपके दिमाग में होगा कि भाई मैं तो लिबरल हूँ, मैं इक्वालिटी भी चाहता हूँ, मैं फ्रीडम भी चाहता हूँ, है ना? तो अब तक आपके दिमाग में माइंड सेट हो लिया होगा कि भैया हम सोच से लिबरल हैं। चलो देखिए, तो लिबरल आपको पता चल गया। लिबर एक वर्ड है लैटिन लैंग्वेज का, वहाँ से निकला है, और इसका मतलब होता है फ्री। लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम, यही तो गा रही हूं तब से, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, अनइक्वालिटी, ऑल बिफोर द लॉ, कानून के सामने समानता, कोई भी कैसा भी है, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई रिच क्लास से कोई फार्मर, सबको बराबर न्याय मिलना चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और एक होने चाहिए इंडिविजुअल, हर किसी के लिए फ्रीडम, स्वतंत्रता। इट इम्फेसिस, किस बात पर जोर देता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कंसेंट,
गवर्नमेंट ऑफ कंसेंट, इस बात को दिमाग में रखो, खाओ पियो अभी समझ लो। इफ समवन इफ लिबरल दे बिलीव गवर्नमेंट बाय कंसेंट, सहमति से बनी हुई सरकार। कैसी? चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, सहमति से, लोगों की सहमति से बनी हुई सरकार होनी चाहिए। अगर कोई लिबरल है तो वो ऐसी सरकार चाहेगा, मोनार्की सिस्टम नहीं। लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। देखो, एरिस्टोक्रेसी होता है रिच क्लास और ऑटोक्रेसी होता है राजतंत्र, ठीक है, हिंदी भाषा में होता है राजतंत्र, राजा का शासन। आया समझ में आपको मैं क्या कहना चाहती हूँ? आप इमेजिनेशन करो, आप हैं लिबरल सोच से, यू फॉलो लिबरल आइडियोलॉजी, और फिर आप कैसा सोचने लगेंगे? आपको इक्वालिटी चाहिए होगी, आपको फ्रीडम चाहिए होगी, आपको ऑटोक्रेटिक मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करना है, ये आपका मन करने लगेगा। और क्या करेगा कि आपको कैसी गवर्नमेंट चाहिए होगी? गवर्नमेंट बाय कंसेंट, चुनी हुई सहमति वाली सरकार चाहिए होगी, ठीक है। आपको, अगर आप लिबरल हैं तो आप किस बात से चिढ़ेंगे? ऑटोक्रेटिक, राजतंत्र से चिढ़ेंगे। अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, ठीक है। इफ यू आर लिबरल देन व्हाट यू बिलीव? योर कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय इलेक्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। यानी अगर आप लिबरल हैं तो आप सोचेंगे कि चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, चुने हुए नेता होने चाहिए, और वो क्या करें? आपके देश का संविधान बनाएं, कानून बनाएं, और उसी को सारे लोग रिस्पेक्ट करें और फॉलो करें। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि जो लिबरल्स होंगे, आप अगर थोड़ी देर के लिए सोचो आप लिबरल हैं, फिर ना भूलोगे, रटे जाओ लिबरल कौन होते हैं, उस बात का कोई इलाज है नहीं, ठीक है। आपको सिर्फ ये बात समझनी है कि इफ़ यू आर लिबरल, it means you believe equality before law, you believe freedom for individual, you believe against autocratic monarchy system, and you believe government by consent, you believe elected parliamentary form of government, and they form constitution for people, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए, हमने अभी अभी लिबरल्स कर लिया, ठीक है। अभी मैंने आपको ना बोला, आप एक बात को, इस बात को समझो कि आप क्या लिबरल हैं। ये अगर जो पीछे मैंने सारे फीचर आपको बताए हैं कि आप इक्वालिटी चाहते हैं, आप फ्रीडम चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप इलेक्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते हैं, तो आपको लगा होगा हम तो लिबरल हैं। दिस ऑल आर फीचर इन इंडिया, बट रिमेंबर कि वी ऑल आर डेमोक्रेट्स, वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। लिबरल्स, अगर आज आपने समझ लिया तो समझ लिया, नहीं तो बच्चे इतना कंफ्यूज होते हैं, दोनों बातें एक जैसी लगने लगती हैं। बेटा प्लीज़, लिबरल अलग होते हैं और डेमोक्रेट्स अलग होते हैं। दोनों इक्वालिटी चाहते हैं, दोनों फ्रीडम चाहते हैं, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम चाहते हैं। तो फिर आप कहेंगे काहे मैडम आप कंफ्यूज कर रहे हो, दोनों बात एक ही है? नहीं, लिबरल्स और डेमोक्रेट्स में सिर्फ एक ही अंतर होता है, वो होता है अबाउट वोटिंग राइट्स। If you are liberal, you didn't believe in equal voting right, and if you are democrat, then you believe in equal voting right. अगर आप एक डेमोक्रेट हैं तो फिर आप सबको बराबर वोटिंग राइट देना चाहेंगे, चाहे वो लड़का है, लड़की है, किसी जाति का है, किसी धर्म का है। और अगर कहीं पर आप क्या हैं, अगर आप हैं लिबरल, तो फिर आप बराबर वोटिंग राइट में बिलीव नहीं करते। नहीं करते तो क्या करते हैं, किसे वोट राइट देना चाहते हैं वो देखो। तो इतनी बात आज अपने दिमाग में बिठाओ, खाओ और पी जाओ, आपको बिल्कुल नहीं भूलना है क्या, कि आप लिबरल हैं या डेमोक्रेट्स हैं। आपको ये सोचना पड़ेगा, दैट इज अप टू यू, बट दोनों बातें अलग अलग हैं। सारे जो पॉइंट्स हैं लिबरल्स के और डेमोक्रेट्स के बिल्कुल सेम है, बिल्कुल दोनों हूबहू लगते हैं, दोनों एक आइडियोलॉजी बिल्कुल ऐसे चिपकी हुई हैं, बट एक पॉइंट ऑफ व्यू पे आके बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। कि जो डेमोक्रेट्स होगा, जो डेमोक्रेसी में बिलीव करेगा, वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में बिलीव करेंगे, यानी इक्वल वोटिंग राइट फॉर ऑल। और जो लिबरल्स होंगे, दे डिडंट बिलीव इन इक्वल वोटिंग राइट, दे बिलीव वोटिंग राइट ओनली गिवन दोज हैव प्रॉपर्टी एंड ओनली गिव मेन। आदमियों को ही वोटिंग राइट होना चाहिए और उन्हें ही होना चाहिए जिनके पास प्रॉपर्टी है। औरतों को तो भूल ही जाओ, औरतों की तो गजब बेइज्जती है, उन्हें साइड रख लो कि औरतें चाहे प्रॉपर्टी है नहीं है, कौन सी क्लास से, उन्हें साइड रख लो, उन्हें तो है ही नहीं वोटिंग राइट। ये लिबरल्स की सोच बता रही हूँ मैं आपको। और जो क्या नाम है, मेन है, आदमियों में भी सबको वोटिंग राइट नहीं, जिनके पास प्रॉपर्टी है। होपफुली यू अंडरस्टैंड, लिबरल डिडंट बिलीव इन इक्वल वोटिंग राइट
एंड दे बिलीव वोटिंग राइट ओनली गिवन दोज हैव हैड प्रॉपर्टी, जिनके पास प्रॉपर्टी होती है, जिन आदमियों के पास प्रॉपर्टी होती है, सिर्फ उन्हीं को वोटिंग राइट देना चाहिए। यार ये गलत बात है। अदरवाइज आई रिस्पेक्ट लिबरल्स। एज अ स्टूडेंट पढ़ना शुरू करा तो मुझे लगा हाँ मैं तो लिबरल हूँ, लेकिन बाद में महसूस हुआ नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ तो गलत है कि आप किसी को वोटिंग राइट दोगे और किसको नहीं दोगे, ये चीज़ गलत है। अब आप सोच लो कि आप लिबरल हैं या कि आप डेमोक्रेट्स हैं। दे डिडेंट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी और सफरेज, यानी इक्वल वोटिंग राइट में बिलीव नहीं करते। सफरेज का मतलब ही होता है वोटिंग राइट, ठीक है। अगर कोई लिबरल है तो उसको इक्वल वोटिंग राइट, यूनिवर्सल इक्वल वोटिंग राइट में बिलीव नहीं होगा। क्या बिलीव होगा? दे बिलीव द राइट टू द वोट वॉज ग्रांटेड ओनली द प्रॉपर्टी ओनोइंग मैन, कि सिर्फ जिनके पास प्रॉपर्टी है उन आदमियों को वोटिंग राइट मिलना चाहिए। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड द ऑल वुमेन। देख लो, औरतों का तो इतना बुरा हाल कर रखा है पुराने जमाने में कि लड़कियों को कोई वोटिंग राइट नहीं है। दे एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स, उन्हें कोई भी राजनीतिक अधिकार नहीं है। चलो नहीं दोगे तो छीन लेंगे, क्रांति तो होंगी, और आज लड़कियां बराबर हैं लगभग। ओनली अंडर द जॉकोबिन डिड ऑल एडल्ट मेल इंजॉय सफरेज, यानी फ्रांस के अंदर जब जॉकोबिन गवर्नमेंट थी तब सबको क्या मिला था? सारे एडल्ट मेल्स को, औरतों को तब भी नहीं मिला, सारे एडल्ट्स को वोटिंग राइट मिला, चाहे उनके पास प्रॉपर्टी है या नहीं है, सारे मेल्स को मिला। लेकिन हाउएवर द नेपोलियन, देखो बेटा ये नेपोलियन अच्छे से याद कर लेना, जब नेपोलियन गद्दी पर बैठे, नेपोलियनिक कोड उन्होंने ये रिफॉर्म्स करे, दैट टाइम पीरियड वेंट बैक टू द लिमिटेड सफरेज, यानी उसने फिर से वोटिंग राइट को लिमिटेड कर दिया। क्या कर दिया जरा देखना, सफरेज एंड द रिड्यूस वुमेन टू द स्टेटस ऑफ अ माइनर। माइनर होता है छोटा, लड़कियों को कह दिया वोटिंग राइट उनसे नहीं दिया, दिया तो किसी ने नहीं था, इसने भी यही चीज़ अनाउंस करी कि भैया लड़कियों को तो वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। एंड दे डिक्लेयर एज अ माइनर एंड दे अंडर कंट्रोल देयर हस्बैंड एंड देयर फादर, लड़कियों को उनके फादर और हस्बैंड के अंडर कर दिया गया कि भैया इनके कंट्रोल में रहेंगी। हस्बैंड और उनके फादर जैसा चाहेंगे, जैसा बोलेंगे, जैसा डिसीजन लड़कियों के लिए लेंगे वैसा होगा। आया समझ में कि नेपोलियन बोनापार्टा के टाइम पर ये हुआ। चलो हुआ तो हुआ, क्या कर सकते हैं कि लड़कियां सब्जेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ द फादर एंड हस्बैंड। इन 19th and 20th सेंचुरी वुमेन एंड द नन, ठीक है, प्रोप्राइटराइड मैन, यानी जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में जिन आदमियों को जो बिना प्रॉपर्टी के थे उन्हें वोटिंग राइट नहीं मिला, औरतों को तो जैसा भी हाल था औरतों को तो वोटिंग राइट मिला ही नहीं। तो इन सब ने 19 और 20th सेंचुरी में क्या करा, ठीक है, दे स्टार्टेड डिमांडिंग पॉलिटिकल राइट्स, वोटिंग राइट, स्ट्रगल करा, और लंबे संघर्ष के बाद आज औरतों को पॉलिटिकल राइट्स भी हैं, वोटिंग राइट भी है और बराबरी का दर्जा भी है अक्रॉस द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ द कंट्री। आया आपको समझ में? हमें ये अलग से मैंने आपको टॉपिक इसलिए पढ़ाया है कि आपको समझ में आना चाहिए कि जो लिबरल्स हैं हर तरीके से फंटास्टिक, बहुत अच्छी आइडियोलॉजी है, लगभग हम लिबरल हैं, ठीक है, लेकिन एज अ डेमोक्रेट हम उनसे एक ही चीज़ में अलग हैं, वो वोटिंग राइट में बिलीव नहीं करते कि इक्वल वोटिंग राइट नहीं होगा। कुछ लोगों को दिया जाएगा जिनके पास प्रॉपर्टी होती है, आदमियों को, मैन को, मेल को, और औरतें चाहे प्रॉपर्टी है नहीं है औरतों को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सिर्फ जॉकोबिन टाइम पीरियड में आपको ये बात याद रखनी है कि जो जॉकोबिन टाइम पीरियड है, जॉकोबिन गवर्नमेंट थी जब फ्रांस के अंदर, तब सारे मेल्स चाहे उनके पास प्रॉपर्टी थी या नहीं थी सबको वोटिंग राइट दिया। फिर नेपोलियन बोनापार्टा जब गद्दी पर बैठे तब लड़कियों को क्या कर दिया, माइनर डिक्लेयर कर दिया, और उनके हस्बैंड और उनके फादर ही लड़कियों के लिए डिसीजन ले सकते थे, ठीक है। लंबे संघर्ष शुरू हुए 1920 सेंचुरी में। आप यूरोप का इतिहास उठा के देखना, यहाँ तो इतना नहीं लिखा हुआ कि लड़कियों ने और लोअर क्लास ने अधिकारों के लिए, पॉलिटिकल राइट्स के लिए आवाज़ उठाई और अलग अलग टाइम पर उन संघर्षों में जीते और आज सबको बराबरी का अधिकार है। समझ में आया आपको ये बात? आगे चलते हैं। इकोनॉमिकल बिलीव ऑफ लिबरल्स, सी क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इकोनॉमिकल बिलीव ऑफ लिबरल, कि लिबरल इकोनॉमिकली कैसा सोचते हैं, पॉलिटिकल कैसा सोचते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। प्लीज़ आप इस बात को शांति से समझो, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पेपर में पूछते हैं, बच्चा कंफ्यूज होता है। जब आपसे ये पूछा जाए कि पॉलिटिकली लिबरल कैसा सोचते हैं, तब तो इक्वालिटी चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते हैं, ठीक है, और वोटिंग राइट ओनली फॉर मेल दोज हैव हैड प्रॉपर्टी, जिनके पास प्रॉपर्टी है उन आदमियों को सिर्फ वोटिंग राइट देना चाहते हैं। तो ये उनकी पॉलिटिकल थिंकिंग है।
वर्ड अबाउट इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली क्या चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिबरल इकोनॉमिकली क्या चाहते हैं? इन इकोनॉमिक स्पेयर लिबरल स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट। फ्रीडम ऑफ मार्केट, इसको खाओ पियो, अभी डाइजेस्ट कर लो, पच जाना चाहिए, ठीक है। कि जो लिबरल होते हैं वो क्या चाहते हैं? फ्रीडम ऑफ मार्केट। अभी फ्रीडम ऑफ मार्केट क्या होती है? आप सोचोगे मैडम फ्रीडम ऑफ पीपल तो सुना, ये मार्केट की भी फ्रीडम होती है? हाँ होती है, बिल्कुल होती है। अगर अननेसेसरी इंस्ट्रक्शंस ट्रेवल ऑफ गुड्स के ऊपर, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पर लगा दिए जाएं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटीज टैक्स लगा दिए जाएं, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? चीज़ें महंगी हो जाएंगी और उनका बिकना मुश्किल हो जाएगा और व्यापारी के लिए डिफ़िकल्टी हो जाती है। और अगर व्यापारी को डिफ़िकल्टी हो जाएगी, चीज़ें ठीक से बिक नहीं रही हैं, तो उससे क्या होगा? इकोनॉमिकल आपका देश घटा या बढ़ा? ग्रोथ ऑफ कोर्स घटी। तो जो लिबरल्स हैं दे बिलीव इन फ्रीडम ऑफ मार्केट, दे वांट टू अबॉलिश अननेसेसरी टैक्स और ड्यूज, ठीक है, और इम्पोर्ट ड्यूटीज। जो अननेसेसरी गुड्स के ट्रैवलिंग पे जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर बेचने के लिए भेजी जाती है और टैक्स लगाए जा रहे हैं, तो वो उस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हैं, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ द स्टेट्स अबॉलिश रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। क्या चाहते हैं? लिबरल फ्रीडम ऑफ मार्केट चाहते हैं। रिस्ट्रिक्शन जो कैपिटल और गुड्स पर लगता है उनको खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। कौन? जो स्टेट इम्पोज करता है, राज्य जो इम्पोज करते हैं, जो लॉ बनाते हैं, अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर देते हैं, किसके ऊपर? गुड्स के ऊपर और कैपिटल के ऊपर, ठीक है। कैपिटल माने पैसा, संपत्ति, और चीज़ों के ऊपर, उसको अबॉलिश करना चाहते हैं, ठीक है। Let us take the example of the German speaking regions of the first half of the 19th century। अगर आपको ये ऊपर वाली बात नहीं समझ आई ना कि फ्रीडम ऑफ मार्केट क्या होता है, देश की आज़ादी तो आपने बहुत मूवीज़ में देखा है, चैप्टरों में पढ़ा है, तो आपको समझ में आता है कि इफ़ समवन कम्युनिटी एक्सप्लॉइड बाय अनदर कम्युनिटी और अनदर कंट्री, तो दे रेज देयर वॉइस, दे स्टार्टेड स्ट्रगल और रिवॉल्ट्स एंड आफ्टर सम टाइम पीरियड दे गेटिंग फ्रीडम, तो अपनी आज़ादी ले लेते हैं, वो अलग बात होती है क्रांति। यहाँ फ्रीडम ऑफ मार्केट है कि इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए फ्रीडम ऑफ मार्केट होना ज़रूरी है। अननेसेसरी टैक्सेस को अबॉलिश करना, रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे समझेंगे? एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ये है जर्मनी भैया, ठीक है। तो जर्मनी में आपको पता है दैट टाइम पीरियड जर्मनी नेशन स्टेट नहीं था, वहाँ पे थे जो नेपोलियन है, उन्होंने क्या किया हुआ था जर्मनी के अंदर, ये कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, अलग अलग 39 स्टेट्स का एक संगठन बनाया हुआ था, ठीक है। जर्मनी दैट टाइम वाज नॉट अ नेशन स्टेट एंड नेपोलियन बोनापार्टा क्रिएट व्हाट? कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। 39 स्टेट्स का क्या बना दिया? एक संगठन बना दिया, ठीक है। बना दिया तो बना दिया, आगे देखते हैं। ईच ऑफ दिस पॉसेस इट्स ओन करेंसी, वेट एंड मेजर्स। अगर आपने इसको समझ लिया ना, तो आपको फ्रीडम ऑफ मार्केट, इकोनॉमिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिबरल समझ में आ जाएगा। मेरी बात समझो, जो उस टाइम पर जर्मनी है या पूरे यूरोप की हालत है, पूरे यूरोप में तो आप बिल्कुल बेहोश हो जाओगे। सोचो, एक जर्मनी में जितने रीजन्स हैं, जितनी प्लेसेस हैं, हर जगह पर अलग अलग करेंसी है, हर जगह पर अलग अलग क्या है? वेट और मेजरमेंट है, नापने तोलने के लिए जो स्टैंडर्ड है वो अलग अलग है। आपके देश में एक ही करेंसी है ना, 28 राज्य और 8 जो यूनियन टेरिटरीज हैं, सब पर एक ही करेंसी फॉलो हो रही है ना। अगर हर राज्य के लिए अलग करेंसी हो, हर राज्य के लिए वेट और मेजरमेंट अलग हो, एक चीज़ किलोमीटर में नप रही, किलोग्राम में नप रही है और दूसरी जगह पे लीटर में नपे वही चीज़, कितना कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। नापने तोलने के इतने स्टैंडर्ड अगर ले लिए जाएं तो व्यापार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इकोनॉमिकली आपके देश पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अब यूरोप की एक जगह की हालत देख लो कि सिर्फ जर्मनी में जितने भी रीजन्स हैं वहाँ पर अलग अलग करेंसी है और अलग अलग वेट और मेजर्स हैं। उफ, सर में दर्द हो जाएगा। आप घूमने चले जाओ जरा भारत में और अलग अलग हर राज्य की करेंसी हो, तो सारी पॉकेट में संभालते ही ना ऐसे ऐसे कोई चीज़ आपको लेनी है, तमिलनाडु से केरला पहुंच गए, करेंसी बदल गई, ढूंढे जाओ कौन सी करेंसी है, इसको कि कैसे आपको देना है, कैसे लेना है, हिसाब कर, बस हिसाब में रह जाओगे, घूमोगे क्या, ठीक है। चलो आगे समझते हैं क्या लिखा हुआ है। अ मर्चेंट ट्रेवलिंग फ्रॉम 1833 फ्रॉम हैम्सबर्ग एम्पायर टू न्यूम्सबर्ग टू सेल हिज
goods without have had to pass through 11 custom barriers। ओ बाबा रे, 11 कस्टम बैरियर। एक मर्चेंट व्यापारी 1833 में, आप अपने आप को व्यापारी समझ लो, और आप यूरोप में हैं और 1833 के टाइम पीरियड में है। हैम्सबर्ग से आपको न्यूम्सबर्ग जाना है। आ मर्चेंट ट्रेवल फ्रॉम हैम्सबर्ग टू न्यूम्सबर्ग 11 टाइम ही वॉज पे कस्टम ड्यूटीज। 11 बार टैक्स देना पड़ जाए, ठीक है, और हर बार कितना परसेंट देना पड़ जाए? 5% देना पड़ जाए। In that time period, a merchant traveled from Habsburg to Nuremberg to sell their goods. 11 time he paid custom duties and every time he paid 5%। आपको पता चीज़ कितनी महंगी हो जाएगी? चीज़ का बनने का प्राइस अलग, और 11 बार उसके ऊपर टैक्स लग गया, 11 बार हर बार 5% लग गया। वो चीज़ अगर 5 रुपए की थी तो वो 50 रुपए की बन गई। अरे, तो उसका बिकना मुश्किल हो जाएगा, इतनी एक्सपेंसिव चली जाएगी वो। समझ में आ गया आपको? तो ये बड़ा गड़बड़ था, इतनी कस्टम ड्यूटी पे करने पड़ रहे थे। ये आपको पॉइंट समझ आ गया। ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। दिस इन्वॉल्व द टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। मैंने अभी अभी आपको बता दिया, एक व्यापार, आप अपने आप को व्यापारी समझ लो और आपको हैम्सबर्ग से न्यूम्सबर्ग जाना है, तो आपको 11 बार तो अपनी चीज़ को बेचने के लिए 11 बार, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए 11 बार आपको कस्टम ड्यूटी टैक्स देना पड़ा, ठीक है, जहाँ जहाँ जिस प्लेस से आप गुजर रहे होंगे, और प्लस आपको हर बार 5% देना पड़ा। चलो देना पड़ा तो देना पड़ा, महंगी हो गई तो हो गई, चलो कोई तो खरीदेगा, तो रिच क्लास तो ले ही लेगी। लेकिन मुसीबत ये है वेट और मेजरमेंट, जहाँ जहाँ से वो बेचने के लिए गुजरा हर जगह पर वेट और मेजरमेंट अलग है। अगर वहाँ पर एक एग्जाम्पल है, कपड़ा नापने का जो स्टैंडर्ड है, जैसे हमारे यहाँ पर मीटर है, तो वहाँ पे था एली यूरोप के अंदर। तो अगर एक जगह पर 5 सेंटीमीटर नप रहा है, तो एक जगह नप रहा है 5.5, एक जगह 6। तो आप बताओ व्यापारी के लिए कितना ज़्यादा मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, बार बार कैलकुलेट करना, बार बार हिसाब किताब लगाना। तो बहुत, दीज आर द ऑब्स्टेकल फॉर ट्रेडर्स, ठीक है। अब व्यापार करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, चीज़ें महंगी चली गई कस्टम ड्यूटीज़ की वजह से, और टाइम कंज्यूमिंग कैसे हो गई? क्योंकि करेंसी अलग, वेट अलग, मेजरमेंट अलग। तो बंदे का तो सर में दर्द हो जाएगा, कहता छोड़ मैं कुछ और ही काम कर लूँगा, जितना मैं पूरा दिन कैलकुलेशन करता रहूँगा। ठीक है, आप सोच के देखो। देखो भाई, अगर कोई समस्या होती है तो समाधान भी साथ लाती है। इफ यू आर फेस स्ट्रगल टू लर्न, तो डेफिनेटली समवेयर यू फाइंड आउट सोल्यूशन फॉर लर्निंग, ठीक है, इजीली यू लर्न। यानी अगर आपको कोई भी समस्या है, चाहे वो लर्निंग में है या किसी चीज़ में भी है, तो समाधान तो होगा। मैंने अभी अभी आपको बहुत बड़ी समस्या दिखा दी, सर में दर्द दिखा दिया कि ऐसा यूरोप में होता था, करेंसी अलग, वेट अलग, मेजरमेंट अलग। तो भैया व्यापारियों के तो रोने छूट जाएंगे कि इतना लंबा संघर्ष करना पड़ जाएगा बेचने के लिए, भट्टी में जाओ बेच ही नहीं रहे, अब इसको ठीक कैसे करें? तो दिस इज द सोल्यूशन, ज़ोल्वरिन। अलग से पेपर में आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ज़ोल्वरिन। ये जो अभी आपने इकोनॉमिकल डिस्टर्बेंस देखा यूरोप के अंदर, इसको ठीक कैसे करना है? ज़ोल्वरिन एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, 1834 में, ठीक है। क्या बना? कस्टम यूनियन कह सकते हैं या हम ज़ोल्वरिन कह सकते हैं। और ये कैसे बना? पर्शिया ने सबसे पहले इसमें कोशिश करी, और बाद में सारे जो जर्मन के स्टेट्स हैं, जो रीजन्स हैं, वो सारे इसमें आके जुड़ गए। प्लीज़ इन 1834, ठीक है, इनिशिएटिव ऑफ पर्शिया एस्टैब्लिश ज़ोल्वरिन, यानी पर्शिया ने कोशिश करी और क्या, ज़ोल्वरिन नाम का संगठन बना दिया इस इकोनॉमिकल डिस्टर्बेंस को ठीक करने के लिए, ठीक है। और बाद में जब ये पर्शिया ने ये ज़ोल्वरिन को बना दिया, तो किस किस ने इसको ज्वाइन कर लिया? जर्मनी के सारे जो रीजन्स हैं, स्टेट्स हैं, उन्होंने आके इसको ज्वाइन कर लिया। तो दीज ऑल आर मेंबर ऑफ ज़ोल्वरिन। पर्शिया ने एस्टैब्लिश करा तो पर्शिया तो मेंबर हो गई, और जर्मनी के जितने भी स्टेट्स हैं वो भी इसके मेंबर आके बन गए, ठीक है। क्योंकि हर किसी को चाहिए था कि इकोनॉमिकली स्मूथ रहे कंट्री। जब इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा तो तब बाकी सारे स्फेयर में, बाकी सारे क्षेत्रों में विकास होगा। तो इकोनॉमिकल ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है? द यूनियन, अब अगर ज़ोल्वरिन बनी है
तो कुछ तो सुधार करेगी। क्या सुधार करेगी? वट वर द स्टेप टेकन बाय ज़ोल्वरिन दिस ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव द इकोनॉमिकल कंडीशन, ठीक है, ऑफ यूरोप एंड दीज 39 कन्फेडरेशन ऑफ जर्मन स्टेट्स। क्या क्या सुधार करें जरा देखो कि व्यापार ठीक से हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। यूनियन या फिर ज़ोल्वरिन, कस्टम यूनियन या ज़ोल्वरिन अबॉलिश टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर कहते हैं टैक्स, किस चीज पर? गुड्स पर लगने वाला टैक्स। समझ में आया आपको? गुड्स पर लगने वाला टैक्स, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है? रिड्यूस द नंबर ऑफ द करेंसीज फ्रॉम द ओवर 30 to 2। ये एक नंबर में अलग से आ जाता है, ये तो सबसे मार्वलस स्टेप है विच वॉज टेकन बाय ज़ोल्वरिन कि द रिड्यूस करेंसी 30 to 2। 30 से कितनी करेंसी कर दी? 2। पहले सोचो 30 टाइप की अलग अलग करेंसी फॉलो होती थी, 2 भी गलत है, एक ही होनी चाहिए थी, फिर भी एटलीस्ट 30 से तो बच गए। अब सिर्फ 2 करेंसी रह गई, ठीक है। तो क्या कर दिया? टैरिफ ड्यूटीज को, जो टैक्स हैं उनको खत्म कर दिया। और क्या कर दिया? करेंसी जो अलग अलग तरह का पैसे का हिसाब किताब था, 30 करेंसी से अब क्या कर दी? 2 करेंसी कर दी। ये 2 बहुत बड़े मेजरमेंट हैं, बहुत बड़े स्टेप हैं जो ज़ोल्वरिन ने लिए हैं, ठीक है। द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी। आप ये लाइन अगर आपको टफेस्ट लगता है तो इतनी सी बात समझो, टी फॉर नेशन यूनिटी फॉर इकोनॉमिकल ग्रोथ इन दैट टाइम पीरियड रेलवे लाइन एक्सपेंडेड। अब आपको लगेगा मैडम रेलवे लाइन से लोग कैसे जुड़ सकते हैं? भैया जब रेलवे लाइन अलग अलग राज्यों में आपस में ही ना बिछ जाएंगी, और फिर पहला पर्पस तो आपके दिमाग में आएगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो यूनिटी डेवलप होती है, एक दूसरे के साथ कल्चर शेयर करते हैं, ठीक है। तो रेलवे लाइन भी उस टाइम पर बिछाई गई, एक्सपेंड हुई, जिससे क्या हुआ? इकोनॉमिकल भी यूनिटी हुई और नेशनल यूनिटी भी बढ़ी। वो मैं आपको धीरे धीरे आगे समझाऊंगी। होपफुली यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन हेयर एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट लिबरल्स कि हु आर लिबरल्स। क्या आप लिबरल हैं? मुझे कमेंट में बताना कि हैं या नहीं है, ठीक है। तो लिबरल अगर आप हैं तो आप इक्वलिटी में बिलीव करेंगे, फ्रीडम में बिलीव करेंगे, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बिलीव करेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी सिक्योरिटी राइट में बिलीव करेंगे। क्या नहीं पसंद करते हैं? अगेंस्ट ऑटोक्रेटिक मोनार्की सिस्टम, राजाओं के खिलाफ होते हैं। ये पॉलिटिकल इशू है। वोटिंग राइट में सिर्फ आदमियों को वोटिंग राइट देना चाहते हैं जिनके पास क्या है? जिनके पास प्रॉपर्टी है। उसके बाद हमने आपको सिखाया कि ये मैंने पॉलिटिकल सिस्टम बताया, फिर मैंने आपको बताया इकोनॉमिकली कैसा सोचते हैं, फ्रीडम ऑफ मार्केट चाहते हैं, अबॉलिशन ऑफ टैरिफ बैरियर चाहते हैं, टैक्स जो अननेसेसरी लगता है गुड्स के ऊपर, कैपिटल के ऊपर, उसको हटा देना चाहिए ताकि आराम से क्या हो, जो व्यापारी हैं व्यापार कर सकें, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था, 39 जो जर्मन स्टेट्स थे उनका कन्फेडरेशन बना दिया, ठीक है। और अगर किसी व्यापारी को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था, हैम्सबर्ग से न्यूमबर्ग जा रहा है तो उसको 11 बार कस्टम ड्यूटी, अरे बाप रे 11 बार टैक्स देना पड़ेगा, 11 बार, हर बार 5% देना पड़ेगा, चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी। तो कॉम्प्लिकेशन इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा था यूरोप में। ठीक करने के लिए क्या बनाया गया? ठीक करने के लिए बनाया गया ज़ोल्वरिन, ठीक है। दिस ऑर्गेनाइजेशन, कस्टम यूनियन कह दो या ज़ोल्वरिन कह दो, एस्टैब्लिश इन 1834 एंड हु टेक इनिशिएटिव? पर्शिया ने इसकी कोशिश करी बनाने की और बाद में जर्मनी के स्टेट्स ने इसको ज्वाइन किया। क्या स्टेप लिए ज़ोल्वरिन ने? तो आपको याद रखना चाहिए, एक उन्होंने क्या करा, टैरिफ बैरियर जो टैक्सेस हैं अननेसेसरी उनको अबॉलिश कर दिया, और करेंसीज क्या कर दिया उन्होंने, 30 से 2 कर दिया। समझ में आया आपको? और उसके बाद मैंने आपको बताया कि फॉर मोबिलाइज पीपल, टू यूनाइट पीपल, क्रिएट नेशनलिज्म। एक और चीज़ क्या हुई कि रेलवे लाइन को एक्सपेंड किया गया और ज़्यादा बढ़ाया गया, ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे नेटवर्क बिछाया गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको होपफुली समझ में आया होगा। थोड़ी सी लंबी कहानी हो गई, चलते रहेंगे, समझते रहेंगे, घूमते रहेंगे, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहो, खुश रहो, ठीक है।